जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पेपर 2 में एसएसटी है तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वैदिक काल को जिस रूप में हम आपको समझाने जा रहे हैं शायद इसके पहले आप कभी समझे होंगे। सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये पूरी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य से आप लोग देखेगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि आज के इस क्लास में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो एक बेसिक बात आप समझ लीजिएगा कि इस क्लास में हम लोग वैदिक काल को समझेंगे। इस क्लास में हम लोग वैदिक काल कह लें या फिर वैदिक समाज कह लें तो ज्यादा बेहतर है। इस क्लास में हम लोग वैदिक काल या वैदिक समाज को समझेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, वैदिक काल में किस प्रकार की मुख्य अर्थव्यवस्था थी, वैदिक काल में धार्मिक परंपराएं कैसी थी, पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात और, इसके पहले हम आपके की सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसटी में एक क्लास आपके लिए अपलोड की है इसी द परफेक्ट स्टडी चैनल पे। आप देखेंगे वो था आपका आरंभिक नगर, वो आपका था आरंभिक नगर। अब आरंभिक नगर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की चर्चा किए थे, जो कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, उसकी चर्चा किए थे। तो आप हड़प्पा सभ्यता वाली यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वो वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि वो बेस पॉइंट बनता है आपके वैदिक काल के लिए। तो अभी हम लोग वैदिक काल की शुरुआत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए बाबू, आपके सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो थोड़ा सा पैडागॉजिकल आधारित होता है, तो पूरी बात को शिक्षण के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न भी सही हो जाए, और एनसीईआरटी को आधार बना के ये पूरी क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहले यदि ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वैदिक काल का असल में इसकी शुरुआत कब होती है, देखिए इसकी शुरुआत को लेके अलग अलग विवेचना है, लेकिन सबसे सॉलिड और जो एनसीईआरटी जिसमें बिलीव करती है उस विवेचना को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ये आरंभिक नगर या हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ रहे थे तो आपको लास्ट में हम बताए कि हड़प्पा सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बाढ़ आ गई या पानी का बहाव आ गया और हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो गई, उसका विनाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होती रही। कभी कभी अचानक बाढ़ आ जाती थी, वनों का इतना विनाश होने लगा, वनों का इतना एक तरीके से लोग उपयोग करने लगे पेड़ पौधों का कि जंगलों में कमी आने लगी, और लगातार जो भूमियां थी, जो मृदाएं थी, वो एक तरीके से अनउपजाऊ होने लगी। तो धीरे 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 परत दर परत दो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वो नगरों से ग्राम की तरफ जाने लगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो धीरे धीरे जो है कि नगरों से ग्राम की तरफ जाने लगे, क्योंकि जो आरंभिक नगर में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो ये कैसी व्यवस्था थी, तो कहेंगे सर जी ये नगरीय व्यवस्था थी, ये नगर आधारित व्यवस्था थी। तो जो नगर से ग्राम की तरफ जाने लगे लोग, तो एक नया समाज पनपा, यानी एक तरीके से आप यूं कहें कि नगर से जो ग्राम की तरफ या फिर गांव की तरफ या फिर गांव की तरफ जाने लगे, तो इसी गांव को आधार बना के एक नया समाज पनपा। उसी समाज को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर वैदिक समाज कह दिया जाता है, और इसी वैदिक समाज के पूरे काल को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, क्या आपको बेसिक बात समझ में आ गई क्या कि वैदिक काल का प्रारंभ कहां से होता है? ये एनसीईआरटी बिलीव करती है। अभी मैक्स मूलर की थ्योरी इत्यादि भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी कि सर ये आप नगरीय व्यवस्था यानी नगर आधारित और ग्राम आधारित समाज क्या कह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे, इनके जब आप नगरों को देखेंगे तो नगर इनके दुर्ग में बटे हुए थे। यानी एक आप देखेंगे कि ऊंचे टीले पर आधारित मकान था, एक नीचे नीचे आधारित मकान था। यानी यूं समझा जाता था जो शासक वर्ग लोग हैं वो अलग रहते थे, जो एक तरीके से उनके अंदर रह के कार्य करते थे वो अलग रहते थे। जो नालियां बनी थी वो बिल्कुल एक तरीके से पक्की ईंटों से ढकी हुई थी, और उसके साथ साथ जो एक तरीके सड़कें थी वो एक दूसरे को वो एक तरीके समकोण पर काटती थी। तो कहने का मतलब है पूरी तरीके से समाज डेवलप था, इसीलिए इसको नगर आधारित कह दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता को।
और जब वैदिक काल की बात आती है तो आप देखेंगे कि लगातार पेड़ पौधों का दोहन हुआ, लगातार भूमियों का दोहन हुआ, तो ये लोग धीरे धीरे गांवों की तरफ विस्थापित हो गए। तो जो गांव में रहने वाले लोग थे ये नगरों के अपेक्षाकृत इनकी परंपराएं, इनकी रीति रिवाज थोड़ी सी उनसे अलग थी। तो आप देखेंगे कि जो वैदिक काल यदि आपके एग्जाम में पूछे तो ये ग्राम आधारित, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो नगर आधारित की समाज था। उम्मीद करते हैं ये बेसिक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बाबू, अब एनसीईआरटी के अगले पोर्शन को हम लोग समझते हैं आपके सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैदिक काल। अब वैदिक काल के सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में एक बेसिक बात हम आपको बताएं। एक इसकी और ऑथेंटिक बात यह होती है कि वैदिक काल के जो संस्थापक हैं ये कौन लोग हैं, तो आप कहेंगे सर आर्य लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर असल में ये आर्य हैं कौन। तो कुछ लोग इन आर्यों को बाबू, कुछ लोग इन आर्यों को भारतीय मूल के मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसी विश्वास करते हैं कि ये भारतीय मूल में है, लेकिन एक सबसे बड़ा समुदाय विश्वास करता है कि ये आर्य लोग जो हैं वो कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए मध्य एशिया से आए हैं। अब इस विचार के प्रमुख समर्थक कौन है, तो आप कहेंगे सर मैक्स मूलर, जो आपके मैक्स मूलर साहब हैं। इस बात को याद रखिएगा, कहते हैं आर्य जो हैं वो लगभग एक तरीके से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो भारत में प्रवेश करते हैं और वो मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य का मतलब होता है दोस्त श्रेष्ठ, यानी मानवों में जो श्रेष्ठ हैं उनको आर्य के नाम से बुलाया जाता है इसके परंपरा के अनुसार। तो संस्थापक आप समझ लिए, एक तो आइडियोलॉजी है आर्य की, और आर्य का है कुछ लोग भारतीय मूल मानते हैं, कुछ लोग मध्य में एशिया। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में पूछता है कि आर्यों का निवास स्थान पहले कहां था, तो आप मध्य एशिया लगाएंगे मैक्स मूलर को यहां पे औपचारिक मान के। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अवधि को आप समझ लीजिएगा दोस्त, इसकी अवधि कितनी है, ठीक है। इसकी अवधि यदि वैदिक काल या वैदिक समाज की हम लोग बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके आप देखेंगे कहीं कहीं आपको 600 या कहीं कहीं आपको 500 एक तरीके से ईसा पूर्व देखने को मिलता है, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। आप देखेंगे ईसा के जन्म के पहले जो अवधि होती है उसको आप लोग बीसीई से यहां पे दिखाते हैं, और ईसा के बाद का जो जन्म होता है उसके बाद की जो अवधि उसको एडी से दिखाते हैं, यानी ईस्वी से, और ईसा के पहले को ईसा पूर्व से दिखाते हैं। तो ये बेसिक बात आप लोग याद रखिएगा। अब आप एक बात समझ गए कि सर इसकी अवधि 1500 से लेकर लगभग 500 या फिर 600 ईसा पूर्व मान के चली जाती है। अभी हाल फिलहाल की जो एनसीईआरटी है वो 500 ईसा पूर्व स्वीकार करती है। अब बाबू पूरे वैदिक काल को आप दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक बात हम पहले क्लियर करते चले, ये जो अवधि होती है और एंशिएंट हिस्ट्री में ये अवधि अप्रॉक्स लगा के बताया जाता है, लगभग लगा के बताया जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से इसके साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक अनुमानता हम लोग लेके चलते हैं। अब अगर ऋग वैदिक काल की हम लोग बात करें और उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल के ही उपखंड हैं। सबसे पहला जो वैदिक काल में प्रारंभिक चरण है उसको हम लोग ऋग वैदिक काल से समझते हैं, और दूसरा काल जो है ये आपका उत्तर वैदिक काल है। अब एक बात समझिएगा, जैसे कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लगातार वातावरण इतना विकृत हो गया कि वो हड़प्पा समाज बिल्कुल समाप्त हो गया। उसी प्रकार से ये उत्तर वैदिक काल समाज नष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी सामाजिक परंपराएं, इसकी जो रीति रिवाज हैं इतने कुंठित हो गए आगे चल के कुछ विशेष लोगों के निरीक्षण में, कि धीरे धीरे वैदिक काल से लोगों का दिल उठने लगा और वहीं से महाजनपद और नए विचार उत्पन्न हो गए, जिसमें बौद्धिज्म और जैनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। तो यह बात याद रखिएगा कि प्रारंभिक चरण जो ऋग वैदिक काल है ये लगभग आप देखेंगे कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये देखने को मिलता है। यदि मिलान करने के लिए आ जाए तो यही आप लगाइएगा। उत्तर वैदिक काल के यदि मिलान करने के लिए आ जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेके लगभग आप 600 या फिर 500 आप ईसा पूर्व या बीसीई आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ये आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग इसमें एक एक काल को उठाएंगे, यानी सबसे पहले ऋग वैदिक काल को समझेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। अब आपकी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब पूरी बात आप समझिएगा। सबसे पहले ऋग वैदिक काल को समझने से पहले जो ऋग वैदिक काल का आधार है वेद, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में वेदों की संख्या पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर टोटल 4 है,
टोटल कितनी है? संख्या 4 है। अब एक बात समझिएगा, जो वेद थे ये श्रुति आधारित थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये श्रुतियों के माध्यम से ट्रांसफर होते थे। यानी गुरु अपने शिष्यों को वेद का पाठन कराता था, कि एक तरीके से पाठ पाठन कराता था, और फिर जो कि शिष्य आगे चल के उनमें से कुछ गुरु बनते थे वो अपने शिष्यों को बताते थे। तो वेद जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गया, तो वेदों का ज्ञान तो आप कहेंगे सर श्रुतियों के आधार पर। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बात समझिएगा, जो आपका ऋग्वैदिक काल है, तो एनसीईआरटी बिलीव करती कि ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे ऋग्वेद लिखा गया, और दूसरा आप देखेंगे सामवेद लिखा गया, और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में प्रमुख संकलन किया गया आपके अथर्ववेद का और आपके यजुर्वेद का। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको आप 3rd नंबर दीजिए, इसको आप 4th नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका एक तरीके से ऋग्वैदिक काल, और उस ऋग्वैदिक काल में आपका ऋग्वेद और उसके साथ साथ सामवेद और अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। अब इन चारों वेदों की विशेषता आप लोग समझ लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के, इसमें यह पूछ लेता कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। इसमें टोटल मंडलों की संख्या कितनी बताई जाती है? 10 मंडल। इसमें टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल। अब एक बात समझिएगा, कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की सबसे पहली व्याख्या कहां मिलती है, तो आपके ऋग्वेद में मिलती है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। इस बात को सभी भाई बहन अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ऋग्वेद में, ठीक है। इस बात को याद रखिए, सबसे प्राचीन वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति और गायत्री मंत्र का संग्रह है आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था की भी पता चलती है इसी वेद से। अब दूसरा आपका यहां पे है सामवेद। जैसे भारतीय संगीतों का जनक के रूप में इसको जाना जाता है, गाए जाने वाले मंत्र। अब कहेंगे सर सामवेद की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी उस समय? तो सामवेद की देखिए पेडागॉजी यहीं से क्रिएट होती है। जैसे कहने का मतलब है, तब लिखने का कोई विशेष उपकरण तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि पेपर पेन हो। तो लिखने के लिए जब कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, तो वैदिक काल में जो लोग थे वो श्रुतियों के माध्यम से सुनते थे और एक दूसरे को ज्ञान बिल्कुल अर्जित करते थे, ज्ञान का ट्रांसफर करते थे। तो जो सामवेद है, कहते हैं जब कोई बात अगर गायन के माध्यम से, अगर कोई बात जो है कि व्यवस्थित स्वरों के माध्यम से कह दी जाए, तो वो लोगों को कंठस्थ रह जाती। जैसे गाने वाने हम सुनते हैं, तो जो गाना हम और आप सुन लिए वो बिल्कुल याद हो गया, तो गानों के माध्यम से जो हम सुनते वो याद हो जाता है। तो सामवेद की आवश्यकता इसीलिए पड़ी ताकि हमारे जो भी स्तुति इत्यादि है वो गायन के माध्यम से हम लोगों को बता पाएं और समझा पाएं। एक है आपका यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियम बताए गए, कर्म कांड का विस्तृत वर्णन किया गया। देखिए जो आपका कि ऋग्वैदिक काल है उसमें बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं थे, वो बहुत सारे लोग प्रकृति पूजक थे। वहां पे कोई मूर्ति इत्यादि या फिर यूं कहे कि वहां पे एक तरीके से मंदिर इत्यादि की संकल्पना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, जैसे जैसे आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, इस काल में आप देख रहे हैं कर्म कांडों की प्रधानता होती गई। तो यजुर्वेद में कर्म कांड की बिल्कुल प्रधानता हो गई। और सबसे बड़ी बात कि यज्ञ इत्यादि का इसमें उल्लेख मिलता है। एक है आपका अथर्ववेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जादू टोनों का वेद, मतलब कहने का मतलब इसमें अलग अलग जो परंपराएं दी गई थी, जादू टोना इत्यादि, चिकित्सा इत्यादि, दैनिक जीवन की मान्यताएं इत्यादि, वो अथर्ववेद में दी गई थी। तो ये चारों वेद आप लोग उम्मीद करते अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा कहें कि सर वेद के क्या कोई प्रवर्तक थे? तो प्रमुख रूप से इसके प्राकृतिक लेखक रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो वेद और उनकी विशेषताएं आप समझ गए अच्छे से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते एक संक्षिप्त पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले आप अगर ऋग्वेद की बात करें तो स्तुतियां देवताओं की सबसे प्राचीन और 10 मंडल है, और इसी में आप देखेंगे आपके वर्ण व्यवस्था की बात होती, जो कि उत्तर काल में जाके ये जाति का स्वरूप ले लेती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर यजुर्वेद आ रहा है आपका। यजुर्वेद में आप लोग देख रहे हैं कि यज्ञ कर्मकांड और उसके साथ साथ यज्ञ की विधि वर्णन है। सामवेद में संगीत गायन है, ठीक है। संगीत का वेद ये कहलाता है, या फिर भारतीय संगीत के जनक के रूप में जानते हैं। अथर्ववेद में संस्कार, चिकित्सा, जादू टोना इत्यादि लोक जीवन से संबंधित ये वेद है। तो ये चारों वेद मिलान करने के लिए यदि आ जाए इनकी विशेषताओं से, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ये विशेषताएं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा वेदों के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले अब ऋग्वैदिक काल पे आ जाते हैं। देखिए बाबू, कहते हैं किसी भी समाज या किसी भी परंपरा के को समझने के लिए सबसे पहले वहां के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा।
वहां की जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था की संरचना है उसको समझना पड़ेगा कि वो समाज कैसा था। तो एक बात आप सभी समझे थे कि जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े थे तो वहां जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो लोग कृषि भी करते थे और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब हम लोग ऋग वैदिक काल में आते, यानी जो वैदिक काल का प्रारंभिक चरण है, प्रमुख रूप से आप देखेंगे ये 1500 से लेके आपका 1000 ये आपका बीसी तक चलता है। तो प्रमुख रूप से ये जो काल था इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था बाबू क्या, तो आप कहेंगे सर पशुपालन। पशुपालन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कहेंगे सर जी क्या इसके लोग कृषि नहीं करते थे, फिर तो जौ कहां से मिलता है। लेकिन देखिए कृषि करते थे लेकिन मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं थी। कहेंगे सर इसमें अंतर है क्या, बिल्कुल अंतर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये कहें कि भारत कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में कृषि होती है, लेकिन अफगानिस्तान को कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता। इसका मतलब तो ये नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई कृषि नहीं होती होगी, बिल्कुल वो चना इत्यादि उगाते हैं घोड़ों को खिलाने के लिए, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं है। तो उसी प्रकार से हम यूं कहेंगे कि ऋग वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय है वो आप देखेंगे कि पशुपालन पे यहां की इकोनॉमी बिल्कुल डिपेंड करती थी, आधारित थी, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, प्रमुख रूप से ये पशुपालन में किसको तवज्जो देते थे, तो आप कहेंगे सर गाय को तवज्जो देते थे। इस बात को याद रखिएगा, गाय को तवज्जो दिया जाता था प्रमुख रूप से। इसी गाय को ऋग वैदिक काल में एक नया नाम दे दिया गया था, क्या, तो आप कहेंगे सर अघन्या। ठीक है, यानी अभी हम लोग गाय के रूप में इसको स्वीकार करते, उस समय इसको अघन्या के नाम से जाना जाता था। सबसे पवित्र पशु के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी भाई बहन याद रखिएगा गाय के बारे में। ठीक है, ये एक ग्रामीण व्यवस्था थी और गाय यानी अघन्या के रूप में सबसे पवित्र और संपत्ति का मुख्य आधार इसको माना जाता था। यानी एक तरीके से कृषि गौण थी, यानी गौण का मतलब द्वितीय थी। कृषि प्राथमिक नहीं थी, कृषि द्वितीय थी। लेकिन जब आप देखेंगे 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे की उत्पत्ति हो जाती, लोहे की खोज हो जाती है, तो यही वैदिक समाज जो है वो कृषि आधारित बन जाता और बाद में आज आप देखते उसी का परिणाम कि भारत कृषि प्रधान है। लोहे से और कृषि का क्या संबंध है अभी आगे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी दोस्त, तो माफ करिएगा, पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये पशुपालन जो था प्रमुख रूप से इनका मुख्य व्यवसाय था और गाय सबसे प्रमुख थी। बाकी ये बैल भी रखते थे, ये एक तरीके से बकरी भी रखते थे, अन्य अन्य पशु भी रखते थे, लेकिन सबसे पवित्र जो थी वो गाय थी, जिसे अघन्या के रूप में समझा जाता था। यानी एक तरीके सोने के सिक्के के बराबर आप गायों को समझ सकते हैं ऋग वैदिक काल में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये जो गाय है, जो गौ माता है, इन्हीं को लेकर उस समय युद्ध भी हुआ करते थे। जैसे ऋग वैदिक काल में ऐसा माना जाता है दोस्त कि यहां पे जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ था कि ये फला जमीन हमारी है, फला जमीन हमारी है, फला जमीन हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो युद्ध होते थे वो चारागाह के लिए होते थे, यानी ये बड़ी भूमि हमारी गायों के चरने के लिए। कोई और जन कहता था कि ये बड़ी भूमि हमारी गायों को चरने के लिए है, तो उन लोगों में गायों को लेके, गायों के चरागाह को लेके युद्ध हो जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आप सभी को समझ लेना है कि एक युद्ध है यहां पे एक तरीके से दशराग युद्ध। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एक युद्ध इसमें है राजन के बीच हुआ था, कौन सा, तो आप कहेंगे सर दशराग युद्ध। इस युद्ध के बारे में आप लोग सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था बाबू, तो कहेंगे ये ऋग वैदिक काल का सबसे प्रचलित युद्ध माना जाता है, जिसके साक्ष्य भी मिलते हैं। जो राजा सुदास या जन यूं कह ले, एक जन थे जिनका नाम क्या था, सुदास, और इनके विपरीत 10 जन लड़ रहे थे। 10 जन लड़ रहे थे, इस बात को आप समझिएगा। 10 जन कह ले या 10 राजा कह ले उस समय, तो 10 जन लड़ रहे थे इनके विपरीत में। तो सुदास के विपरीत में 10 लोग मिलकर लड़ रहे थे, जिसमें 5 तो थे आर्य थे और 5 जो थे वो अनार्य थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो विजयी होते हैं वो राजा सुदास होते हैं, और धीरे धीरे इनके समूह में लोग कलेक्टिव होते जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि महाजनपद की शुरुआत भी हो जाती है। तो यहां पे जो दशराग युद्ध होता है, इसके जो विजेता
नेता थे वो राजा सुदास या जन सुदास थे। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, जनपति सुदास थे, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल प्रमुख रूप से पशुपालन आप समझ लीजिए, इसकी इकोनॉमी और इसकी प्रमुख जो एक तरीके से पवित्र जो पशु थे वो गाय थे और पशुपालन करते थे जिसे अगन्या के रूप में जानते थे। इसी गाय को लेकर 10 राग युद्ध का उल्लेख भी मिलता है राजा सुदास में, और यहाँ पे 10 राजाओं के बीच ये युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध को आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में दोस्त सामाजिक व्यवस्था कैसी थी जिसको आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसकी राजनीतिक या सामाजिक संरचना के रूप में देखें तो परिवार जो था वो टोटल एक तरीके से 4 प्रकारों में पूरा समाज जो था बटा हुआ था। सबसे पहला जो था वो था परिवार, जैसे अभी आप देखते हैं हमारा और आपका परिवार है, उस परिवार को मिला के क्या बनता है, आप कहेंगे सर ग्राम। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। कुल कहते हैं ना, ये हमारे कुल के हैं, ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे कुल देवी हैं, यानी जो आपके परिवार जो आपके कुल है उस कुल में जो मुखिया हुआ करते थे दोस्त उसको कुलप कह दिया जाता था। अब वो परिवार वो अलग अलग घर मिलके गांव का निर्माण करते थे तब भी, और आज भी गांव का निर्माण होता। आज की तुलना आप करिए तो आप देखेंगे अनेक परिवार समूह मिलके ग्राम बनाते थे और इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता है। जैसे आज गांव के प्रमुख को क्या कह दिया जाता है, प्रधान के रूप में जाना जाता है, तो उस समय ग्रामणी के रूप में जाना जाता था। अब ये अनेक जो एक तरीके से परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं और कई ग्राम समूह जब मिल जाते थे तो विष या वंश बनता था जिसके प्रमुख को विषपति कहते थे। विषपति एक तरीके से वंश या फिर अलग अलग जो कि वंश जो गांव को मिलकर बनते थे उनके प्रमुख को कहा जाता था। और जब जनपति या राजा का जब राज्य अभिषेक हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में तो यही विषपति लोग यहां पे आते थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अनेक विषयों या समूहों को मिला के जन बनते थे और इसके प्रमुख को जनपति या राजा के रूप में जाना जाता था। तो जो राजा सुदास थे यही थे दोस्त, राजा सुदास क्या थे, वो जनपति थे। जो आपके राजा सुदास थे वो क्या थे, तो आप कहेंगे सर वो जन थे, वो जनपति थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। टोटल इनकी संख्या कितनी होती थी, 100 होती थी। एक जन में प्रमुख रूप से यह मान लिया जाता है, एक अनुमान मोटी मोटा लगाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक काल के जो समाज था उसकी प्रारंभिक इकाई के रूप में किसको जानते हैं या लघुत्तम इकाई के रूप में, तो वो आपका कुलप या परिवार के रूप में जाना जाता था। और सबसे बृहत्तम इकाई क्या होते थे, जन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, जन आधारित थी। अब देखेंगे इसी जनों को मिला के अलग अलग जन जब मजबूत होते गए तो इन्हीं एक जन में जब आर्थिक क्रांति आ गई, लगातार लोगों की रहने या खाने पीने की व्यवस्थाएं होने लगी, तो यही जन एक तरीके से जनपद में और यही जनपद महाजनपद में बदल जाते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संरचना। अब एक बात आप बताइए कि ये ऋग्वैदिक काल में ये सामाजिक संरचना है, तो क्या ये जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो ये सामाजिक संरचना बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये सामाजिक संरचना लगभग सेम होगी। बस ये होगा कि ये परिवार के लोग कृषि करने लगेंगे तो इनकी और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की और मजबूत हो जाएगी, तो ये अपने घर अपने परिवार की और देखरेख करने लगेंगे। तो जब परिवार मजबूत होगा तो ग्राम मजबूत होगा, फिर विश्व मजबूत हो जाएगा, फिर जो जन है वो मजबूत होंगे। जब जन मजबूत हो रहा है तो उसका मुखिया मजबूत हो जाएगा। तो यही परिवर्तन होता, बाकी स्ट्रक्चर उसमें भी बिल्कुल सेम ही रहता। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था की बात करें कि धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, तो समझिएगा मेरी बात को, ये लोग कैसे पूजक थे, तो इसको बस ऐसे समझिएगा। ये लोग जो थे दोस्तों बहुईश्वरवादी थे। कैसे थे? बहुईश्वरवादी का मतलब यह है कि ये लोग किसमें विश्वास करते थे? प्रकृति में विश्वास करते थे, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। कौन? ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के लोग। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख इनके जो देवता हुआ करते थे वो थे इंद्र। माना ऐसा जाता कि ये मनुष्यों के समान थे लेकिन मनुष्यों से गुणधर्म में श्रेष्ठ थे। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र होते थे, जिनका अन्य नाम पुरंदर भी कहा जाता है, जिसको प्रमुख रूप से आप देखेंगे युद्ध का देवता, वर्षा के नियंत्रण के रूप में इसको बिल्कुल माना जाता है इनको। और अग्नि
अग्नि के रूप में भैया बिल्कुल एक तरीके से साक्ष्य मिलता है ऋग्वैदिक काल में। अग्नि भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण यहां पे देवताओं में इनका काउंट किया जाता है। तो प्रमुख रूप से यदि इनको यह देख लिया जाए कि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कराने का कार्य यहां पे अग्नि करते। उसके साथ साथ यहां पे यूं देखें, एक वरुण नाम के देवता थे। ये प्रमुख रूप से जल के देवता और प्राकृतिक नियमों के देवता या फिर ऋतुओं के रक्षक के रूप में वरुण को जाना जाता था। इस बात को याद रखेगा। और उसके साथ साथ इसमें कोई मंदिर या फिर मूर्ति पूजा नहीं होती थी आपके ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आप जाएंगे तो मूर्ति पूजा की प्रारंभ मान लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, इसीलिए इनको बहुईश्वरवादी के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन है? तो इंद्र है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो तुरंत वो बदल के कौन हो जाएंगे? प्रजापति हो जाएंगे। और उनकी दो पुत्रियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक सभा एक समिति। उसकी बात अभी आगे करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख रूप से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके धार्मिक व्यवस्था थी। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात और यहीं पे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले जब हम लोग यहीं पे थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था की बात करते थे तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे यहां पे व्यवस्था कैसी होती थी। सभा और उसके साथ साथ एक थी आपकी समिति। ठीक है। अब इन दोनों को आप सभी भाई बहन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अब समझेगा कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में कहने का मतलब है कि राजा का पूर्ण अधिकार नहीं होता था, बल्कि सभा और समिति मिलकर राजा की शक्तियां या जनपति की शक्तियों को तय करते थे। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सभा, इसके जो सदस्य होते थे वो वरिष्ठ लोग होते थे, या इसके जो सदस्य होते थे इसके प्रमुख रूप से एक तरीके से आप यूं कहें कि इसके मुखिया के रूप में जो होते थे कुल ग्रामरी विस्पति, ये सभा में बैठते थे। और समिति में आम जनता के लोग, या यूं कहें कि एक तरीके से जो राजा के इतर भी थे वो सारे लोग, आम जनता के लोग जो बैठते थे अपनी विचार रखते थे वो समिति में रखते थे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे आम जनमानस के लिए कौन सी व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, तो वो समिति की थी। और सभा में वरिष्ठ लोग बैठे थे, अलग अलग मुखिया लोग बैठते थे, वो थी आपकी सभा। इस पूरी बात को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सभा और समिति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग एक बार उत्तर वैदिक काल को समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक संरचना लगभग समान रहेगी, धार्मिक व्यवस्था लगभग समान रहेगी, लेकिन थोड़ी सी और विस्तृत या यूं कहें व्यापक हो जाएगी। या अगर हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करें वो थोड़ी सी कुंठित हो जाएगी, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल की जब बात करें इसकी अवधि, तो लगभग आप यूं समझिए 1000 ईसा पूर्व से लेके आप 600 या इसको आप 500 लगाइएगा, ठीक है। 600 या 500 ईसा पूर्व के बीच जो आपका अवधि होती है वो उत्तर वैदिक काल की अवधि होती है। अब एक बात समझिएगा, ये उत्तर वैदिक काल अपने आप में कुछ लोग इसको रूढ़िगत काल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो एक तरीके से कर्म कांड थे, कर्म कांड की क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे सर प्रधानता हो जाती है। कर्म कांड की क्या हो जाती है सर? प्रधानता हो जाती है। इसके पीछे अपने भी कारण है। जैसे देखेंगे कि लगातार इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो लोग एक तरीके जिनके पास ऋग्वैदिक काल में ज्ञान इत्यादि का आधार था, जो लोग पढ़ते लिखते थे, वो अपना एक समूह बना लिए और वो समूह के माध्यम से लोगों को संचालित करने लगे। तो इस समाज जो है उच्च तबके, निम्न तबके और मध्य तबके में ये बंटवारा हो गया। यानी प्रमुख रूप से उत्तर वैदिक काल में ये जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, ये आपकी वर्ण जो आपकी व्यवस्था थी, ये किसमें बदल गई? तो आप कहेंगे सर ये जाति आधारित हो गई, यानी प्रमुख रूप से आधारित हो गई। ये आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी ये कैसी हो गई? तो आप कहेंगे सर ये वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति आधारित, वो कैसी हो गई? तो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई। यानी पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो आप कहेंगे सर कर्म आधारित थी। कहां पे? तो आप कहेंगे सर जी ये ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में। फिर ये जब उत्तर वैदिक काल में आता है, तो ये कैसा हो जाता है? जाति आधारित हो जाती है, यही वर्ण व्यवस्था। और तभी से माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल का ह्रास शुरू हो जाता है, फिर जाके नए विचार इत्यादि डेवलप हो जाते हैं। अब उत्तर वैदिक काल को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि माना यह जाता है कि दोस्तों लगभग लगभग आप देखेंगे 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास आप देखेंगे कि एक तरीके से लोहे की खोज हो जाती है। इसके पहले जो आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वहां लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, बल्कि वो लोग टिन का उपयोग करते थे, वो कांसे का उपयोग, वो कॉपर का उपयोग करते थे, लेकिन वो लोहे का उपयोग नहीं करते थे। और उत्तर वैदिक काल आते आते जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहां लोहे का उपयोग होने लगा। अब एक बात बताइएगा दोस्त, जब लोहे का उपयोग होने लगेगा तो लोहा है कैसा? टिन, कॉपर या कांसा के अपेक्षाकृत अधिक कठोर है, अधिक मजबूत है। तो जंगलों की सफाई होने लगी, गंगा के आसपास के जो क्षेत्र थे उनकी सफाई होने लगी। वहां पे एक तरीके से लोग उसको जमीनों को खोदते थे, उसमें बीज डालते थे और लगातार जो जमीनें थी उपजाऊ होने लगी। जब आप देखेंगे कृषि होने लगी, लोगों के खाने से अधिक एक तरीके से अन्न बचने लगे, अन्नागार उनके भरने लगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो नए नए अनुसंधान, नए नए आविष्कार होंगे। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लगातार जब लोगों की सुविधाएं बढ़ने लगी तो कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि बहुत चढ़ बढ़कर होने लगे, क्योंकि खाने से अधिक अनाज उन लोगों के पास होने लगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को क्रांतिकारी बदलाव के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये घने जंगल है, फिर लोहे की खोज हो जाती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। उसके बाद जब भूमि को खोद दिया जाएगा अच्छे से, उसको एक तरीके से उसमें बीज डाले जाएंगे तो पौधे भी होंगे, जब पौधे होंगे तो उपजाऊ होंगे, पौधों से हमें एक तरीके से अन्न मिलेंगे। तो प्रमुख रूप से जो जमीनें थी वो उपजाऊ हो जाती हैं और पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का उपयोग शुरू होता है। इसे श्याम अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोहे को उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में किस रूप में, किस नाम से जाना जाता? श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। मजबूत उपकरणों से गंगा की जो घाटी, जंगल को साफ करना आसान हो गया और विस्तृत खेती के मार्ग एक तरीके से प्रशस्त हो गए, जिससे एक तरीके से बंजारा जीवन छोड़ के लोग बस्तियों में रहने लगे, बस्तियों में लोग लगने लगे। लोगों का समूह और कलेक्टिव होता गया और एक तरीके से जो जन थे और बड़े होते गए, जो आगे चल के महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोहे की खोज के उपयोग को उम्मीद करते समझ गए होंगे कि लोहे की खोज से क्या बदल गया। तो लोहे की खोज से यही बदला कि लोग जो बंजारा जीवन जीते थे उनके जीवन में अस्थायित्व आया। लोग जैसे बस केवल अपनी भूख मिटाते थे, पशुपालन करते थे, अब उत्तर वैदिक काल में वो एक तरीके से जो कृषि आपकी बाबू गौण हुआ करती थी, जो कृषि आपकी गौण थी, वो कृषि आपकी कैसी हो गई? तो कहेंगे सब प्राथमिक हो गई, प्राइमरी सोर्स हो गया कृषि। तो अगर आपकी एग्जाम में यह पूछे कि जो आपकी उत्तर वैदिक काल है इसकी की सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि। प्रमुख व्यवसाय कृषि थी उत्तर वैदिक काल के, और ऋग वैदिक काल में पशुपालन। अब ऐसा नहीं कि यहां पे पशुपालन नहीं होता था, पशुपालन होता था, लेकिन वो द्वितीय हो गया, कृषि प्राथमिक हो गई। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज हो गई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब लोहे का उपयोग, जब लोहा आता है तो जमीनें साफ होती हैं, अलग अलग फावड़े बनते हैं, कुल्हाड़ियां बनती हैं, ठीक है, उससे हम जमीनों को साफ करते हैं, फिर नए नए उपजाऊ एक जमीन उत्पन्न हो जाती है, फिर लोगों की जीवन दशा और दिशा बदल जाती है लोहे की खोज से। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये पूरी व्यवस्था जो थी, ये आप देखेंगे कि ये पूरी व्यवस्था जो थी बाबू, वो आपका ऋग वैदिक काल में थी। ये पूरी व्यवस्था जो आपकी थी वो कहां थी? तो आप कहेंगे सर जी ये एक तरीके से ऋग वैदिक काल में थी, ऋग वैदिक काल में थी, लेकिन ये कैसी थी? तो कहेंगे सर कर्म आधारित। इस बात को बाबू याद रखिएगा, ये कर्म आधारित थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन जैसे आप उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जैसे आप उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे ये कैसी हो जाती है? तो आप कहेंगे सर जाति आधारित या श्रेष्ठता आधारित। जाति आधारित कहें तो ज्यादा बेहतर है, आधारित, जाति आधारित ये हो जाती है और यही से ह्रास माना जाता है। यानी आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी 4 वर्णों में बटा गया था। एनसीईआरटी 5 रूप में भी कहीं कहीं स्वीकार करती है, एक तरीके से जिसे अछूत के रूप में स्वीकार कर लेती है।
या जिसे अनार्य कह दिया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 वर्णों के रूप में बटा हुआ समाज था, जो कि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित था, और यहां आप देखेंगे जाति आधारित हो जाता है उत्तर काल में। इस बात को आप याद रखिएगा, यानी कठोर सामाजिक संरचना। ऋग्वैदिक काल में ये फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जब पैसा हो जाता है, लोगों के पास की उपजाऊ भूमियां हो जाती, गायों की संख्या बढ़ जाती है, लोग कृषि करने लगते हैं, तो जो अपने आप को मान लीजिए जिसके पास ज्ञान का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, और जिसके जो छत्री जिसके पास एक तरीके से युद्ध लड़ने की कला है, वो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा। जो व्यापार कर रहा है, इन सबके बीच मध्यस्थ स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वो वैश्य, वो भी मजबूत समझेगा। जो निम्न तबके पर, वो और निम्न तबके पर चलता चला गया, क्योंकि इसका दोहन ये ऊपर के सभी लोग करते गए। तो प्रमुख रूप से ये जो समाज था, ये और अपने ह्रास पे जाता गया, जिसको कह देते हैं कि ये कठोर सामाजिक संरचना कहां देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था जो थी, अब वो आपकी कर्म की बजाय वो जन्म आधारित हो गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। ऐसा नहीं कि सभा और समिति नष्ट कर दी गई, लेकिन सभा और समिति में लगभग महिलाएं नाम मात्र पार्टिसिपेट करती थी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि वो कौन सा काल है वैदिक काल में जहां पे सभा समिति थी लेकिन महिलाएं नाम मात्र जाती थी या उनको मौका मिलता था, वो उत्तर वैदिक काल है। इसमें महिलाओं से पढ़ने का अधिकार या महिलाओं को वेद का पाठ करने का अधिकार थोड़ा थोड़ा कमी आने लगी, और आगे चल के थोड़ा और रोक दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल एक तरीके से कठोर सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है, और ऋग्वैदिक काल अपने आप में फ्लेक्सिबल सामाजिक रचना के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसकी धार्मिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि ये लोग प्रकृति पूजक नहीं थे, ये लोग भी प्रकृति पूजक थे, ये लोग भी बहुईश्वरवादी थे, लेकिन इनके देवता प्रमुख रूप से बदल जाते। यानी अग्नि, जो इंद्र थे, जो अग्नि थे, जो वरुण थे, जो आपके वरुण देवता थे, ठीक है, उनमें थोड़ी सी कमी आती है उनके वर्चस्व में। प्रजापति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रजापति या सृष्टिकर्ता का सर्वोच्च देवता बन जाते हैं। यज्ञों का बिल्कुल अत्यधिक कर्मकांड या पशु बलि इसमें बढ़ जाती है, और इसी पशु बलि के कारण समझा जाता है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म 2 नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इसको आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, जब अगली क्लास में हम और आप मिलेंगे, जब इसके अगली क्लास पढ़ेंगे हम और आप, तब उसमें चर्चा करेंगे कि पशु बलि क्यों कारण बन गई नए विचार उत्पन्न करने का। इस बात को याद रखिएगा, जो कि वैश्य समाज से जुड़ी हुई है। तो रीति रिवाज और देवताओं में आप देखेंगे कि जो पहले इंद्र और अग्नि का महत्व था वो घट जाता है, और प्रमुख रूप से उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता का बिल्कुल एक तरीके से वर्चस्व बढ़ जाता है। कहेंगे सर कि प्रजापति का वर्चस्व क्यों बढ़ता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए बाबू, एक बात आप लोग समझिएगा, ये आप देखेंगे प्रजापति हैं कौन, तो सृष्टिकर्ता, यानी निर्माण। आप इनको भवनों का निर्माण कर सकते हैं, भूमियों के निर्माण की बात आप कर सकते हैं, नए नए आप मिट्टी के बर्तन के निर्माण की आप बात कर सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, अभी किसकी खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में? तो आप कहेंगे सर लोहे की। जब लोहे की खोज हुई है तो क्या हो रहा है सर? अत्यधिक कृषि हो रही है। जब सर कृषि हो रही है तो क्या बदल रहा है? तो अर्थव्यवस्था बदल रही है। जब अर्थव्यवस्था बनेगी तो क्या लोग हमेशा ग्राम में ही रहेंगे? नहीं सर, वो लोग भी अपने आप को शहरों की तरह वो लोग क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर विकसित करने का प्रयास करेंगे। जब विकसित करने का प्रयास करेंगे तो बताइए बाबू, निर्माण होगा कि नहीं होगा? बताइए, निर्माण होगा कि नहीं होगा? अब आप एक सीक्वेंस इसमें स्थापित कर पाएंगे कि क्यों पहले इंद्र देवता, उसके अग्नि देवता या वरुण देवता इत्यादि का महत्व था, अब वो घट के प्रजापति देवता आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अब हम लोग निर्माण करना चाह रहे थे। निर्माण क्योंकि लोहे की खोज हो गई और लगातार कृषि बढ़ने लगी, लोगों की उपजाऊ जमीन मिलने लगी, लोगों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई, तो नगरों का निर्माण होगा। तो जब नगरों का निर्माण होगा तो जो नगरों के निर्माण में जो प्रमुख रूप से कार्य करेंगे उन्हीं को तो स्वीकार किया जाएगा। तो प्रजापति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोहे की खोज और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। पहले लोग किस पे डिपेंड थे? तो आप कहेंगे सर वर्षा पे। पहले लोग किस पे पूर्णतः डिपेंड थे? तो आप कहेंगे सर अग्नि पे। किस पर डिपेंड थे? तो जो सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं वरुण। तो अब आप देख रहे हैं कि वो सामंजस्य जो थोड़ा विचलित हो जाता है कृषि के माध्यम से, लोहे की खोज के माध्यम से, तो अब हम लोग निर्माण पर, अब हम लोग नई प्रगति पर विश्वास करेंगे। तो प्रजापति इसके प्रमुख देवता हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। इस बात को आप याद रखिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी भाई बहन, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए आपको बहुत ही आपकी मदद
मदद करेगा। सबसे पहले अगर हम लोग ऋग वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन, पशुपालन में भी क्या तो आप कहेंगे सर गाय, इसका नाम क्या तो आप कहेंगे सर अगन्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कृषि सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित यानी लचीली थी, जन्म आधारित हो जाती है। उसके साथ प्रमुख देवता कि इंद्र अग्नि वरुण है, इसमें प्रजापति विष्णु या रुद्र हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे और ये विष्णु ये भी निर्माण के देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। स्त्रियों की व्यवस्था सम्मानजनक थी या फिर एक तरीके से समान अधिकार था। अब इसमें देखेंगे भारी गिरावट आने लगती है और एक तरीके से धातु ज्ञान प्रमुख रूप से तांबा और कांसा था, इसमें लोहे की खोज हो जाती है, श्याम अयस्क कहते हैं। एक बात आप सभी लोग थोड़ा सा यहां समझ लीजिएगा, अभी जो ऊपर हम आपको एक पॉइंट बताए हैं यहां पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ये एक तरीके से, ठीक है, ये आप देखेंगे जो अभी हम आपको 10 राग युद्ध के बारे में बताए हैं, ये प्रमुख रूप से कहां लड़ा गया था, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कहां लड़ा गया था तो आप कहेंगे ये आपका प्रोसड़ी नदी, ठीक है, ये किसके किनारे, आधुनिक नाम इसका क्या है तो आप कहेंगे सर रावी नदी, रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। अच्छा, ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में प्रमुख जो नदियां थी, सबसे पवित्र नदी कौन थी तो वो सरस्वती नदी थी, इस बात को याद रखिएगा, जिसका उल्लेख कई बार मिलता है और गंगा नदी का उल्लेख भी मिलता है लेकिन एक बार मिलता है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार हम इसका थोड़ा सा सार रूप आपको दिखा दें ताकि आपको और अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ये आप इसका एक बार निष्कर्ष रूप आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही प्यार से इसको डिजाइन किए ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो आपका वैदिक जो सभ्यता थी संपूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी की तरह ये की बिल्कुल शहरी नहीं थी, या हड़प्पा सभ्यता की तरह ये शहरी नहीं थी। आपके सीटेट के एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, जो उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है, इस बात को याद रखिएगा। लोहे की खोज प्रमुख रूप से 1000 ईसा पूर्व के आसपास या अंतरिक्ष खेड़ा से इसका प्रमाण मिलता है और यह समाज पशुपालन से कृषि की ओर मुड़ जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है, ये एक तरीके से लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, जिसे नदीतमा यानी नदियों में सबसे उत्तम, तो ये आपकी थी कौन तो सरस्वती नाम से जाना जाता था इस नदी को, जो अभी हाल फिलहाल की जो एनसीईआरटी स्वीकार करती है कि बारिश की नदी, जब बारिश होती है तो ये अस्तित्व में आ जाती है और जब बारिश नहीं होती है तो ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये बारिश पर डिपेंड करती है। और फिलहाल ये अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में विलुप्तता की कैटेगरी में ही आ जाती हैं। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इसमें सबसे प्रमुख कौन थे तो आप कहेंगे सर सुदास थे, सुदास थे, जिनके विपरीत 10 यहाँ पे जन लड़े थे, 10 यहाँ पे जन लड़े थे, जिनको आप राजा भी कह सकते हैं। राजा जीत किसकी होती है सुदास की होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये पूरी बात आप सभी भाई बहन अच्छे से समझे होंगे। आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जब इसका एमसीक्यू करवाएंगे हम आपको तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और हम आपके लिए बना दें ताकि आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कमेंट करिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन पूरी बात को समझे होंगे। आप सभी भाई बहनों को नमस्ते, जय हिंद।